विलियन में अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला कारक है गैसों की प्रकृति। देखिए, बहुत सारी गैसें ऐसी होती हैं जो विलायक के साथ या तो क्रिया करके कोई यौगिक बना लेती हैं या वो विलायक में आयनित हो जाती हैं। ऐसी गैसें द्रव में आसानी से विलय हो जाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर अमोनिया को जल के संपर्क में रखा जाए, अमोनिया को जल के संपर्क में रखा जाए तो ये जल में NH4OH यौगिक का निर्माण कर लेती है। इसी प्रकार जैसे HCl है, HCl जल में आयनित होकर H3O+ और Cl- आयन बनाती है। सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है, जल के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती है। तो ऐसी गैसें जो जल के साथ या तो क्रिया कर ले या जल में आयनित हो जाए, उनकी विलेयता उच्च होती है। यहां हमने जल को विलायक के रूप में लिया है, तो इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो गैसें विलायक से या तो क्रिया कर लें या विलायक में आयनित हो जाएं, उनकी विलेयता उच्च होती है। दूसरा जो कारक है वो है ताप का प्रभाव। देखिए, ताप के प्रभाव को आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आप किसी द्रव को गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करेंगे तो निश्चित तौर पर उसमें जो भी गैस होगी वो बाहर निकल जाएगी, मतलब घुली हुई गैस भी बाहर निकल जाएगी। तो ये समझ सकते हैं कि ताप ज्यादा होगा तो गैस घुलेगी नहीं, बल्कि जो घुली हुई गैस है वो बाहर निकल जाएगी। अर्थात ताप उच्च होने पर गैसों की द्रव में विलेयता कम होती है। अब इसको अगर हम रसायन विज्ञान के अनुसार समझें तो अधिकांश गैसें जब द्रव में घुलती हैं तो घुलने की जो प्रक्रिया होती है वो ऊष्माक्षेपी होती है, अर्थात गैसें द्रव में घुलने पर ऊष्मा का उत्सर्जन करती हैं। तो ली-सतालिए के नियम से अगर हम उच्च ताप रखेंगे तो इस ताप के प्रभाव को निरस्त करने के लिए गैसें द्रव में घुलना बंद कर देंगी, अर्थात गैसें ऊष्मा निकालना बंद कर देंगी। तो कह सकते हैं कि गैस की द्रव में जो विलेयता है वो उच्च ताप पर कम और निम्न ताप पर अधिक होगी। परंतु कुछ अपवाद स्वरूप भी गैसें हैं, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम। इन हाइड्रोजन और हीलियम की जल में घुलने की जो प्रक्रिया है वो ऊष्मा शोषी है, अर्थात ये वो गैसें हैं जिनका ताप बढ़ाने पर इनकी जल में विलेयता बढ़ेगी घटने की बजाय। तो अपवाद स्वरूप दो गैसें हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। बाकी अधिकांश गैसें जो हैं वो ताप बढ़ाने पर उनकी द्रव में विलेयता या जल में विलेयता कम होगी। तीसरा कारक है अन्य पदार्थों की उपस्थिति। अन्य पदार्थों की उपस्थिति को भी समझने के लिए एक सामान्य जनजीवन से संबंधित एक उदाहरण आपको मैं देता हूं। आप लोग सोडा वाटर पीते हैं बाजार में जाके, जब सोडा पीते हैं तो वहां उसमें एक सॉल्ट डालते हैं। जब सॉल्ट डालते हैं तो गैस जो है अंदर घुली हुई तेजी से बाहर निकलती है, अर्थात वह सोडा वाटर में आप सॉल्ट या यूं समझ लें कि जैसे नमक डालते हैं NaCl। तो जब आप NaCl उसमें डालेंगे, NaCl जब आप सोडा वाटर में डालेंगे तो सोडा वाटर के अंदर जल के अणुओं ने CO2 को बांध रखा है। ये CO2 है और इसको किसने बांध रखा है? जल ने बांध रखा है। परंतु जब आप इसमें NaCl डालेंगे तो NaCl एक आयनिक यौगिक है और आयनिक यौगिक की जल में विलेयता उच्च होती है। तो जैसे NaCl आप इसमें डालेंगे, जल के अणु इस NaCl को पकड़ लेंगे और किसको छोड़ देंगे? CO2 को छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे CO2 को? क्योंकि CO2 की जल के साथ बंधुकता NaCl की तुलना में कम है। जल के अणुओं के साथ NaCl का बंधन मजबूत होता है, इसलिए जल के अणु NaCl के अणुओं को तो बांध लेंगे और किसको छोड़ देंगे? CO2 को। तो CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। अर्थात कह सकते हैं कि जब कोई अन्य पदार्थ मिलाते हैं तो विलायक के अणु उस अन्य पदार्थ के अणुओं को बांधने में प्रयुक्त होने लगते हैं, जिससे और किसको छोड़ने लगते हैं? गैस को छोड़ने लगते हैं, गैस बाहर निकलने लगती है। अतः कह सकते हैं कि अन्य पदार्थ की उपस्थिति से गैस की द्रव में विलेयता कम होगी। चौथा जो कारक है वो है दाब का प्रभाव। दाब के प्रभाव को समझने के लिए हमें इसमें हेनरी के नियम को समझना होगा।